हेलो। यस सर, अब विजिबल है। वो मेरी डिवाइस के साथ कुछ प्रॉब्लम थी। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं वर्क मैनेजमेंट पावर से। वर्क डन में आपने कुछ पढ़ा है पहले से या शुरू से बताऊं आपको? सर शुरू से ही बता दीजिए। सबसे पहले हम वर्क डन कहते हैं किसको हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कोई एक ब्लॉक ले लिया, इस ब्लॉक का अपना कुछ मास होगा एंड किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर प्लेस्ड हो, ठीक। अब इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं, कोई वर्क डन डिफाइन नहीं होता। जैसे मैंने कोई फोर्स अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी इस डायरेक्शन में, तो उस फोर्स के बेस पे उसके पास दो डिफरेंट कंपोनेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स इंक्लिनेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो इसके पास एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा। आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर फोर्स F है एंड इट हैज सम इंक्लिनेशन थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो मानसी बता सकती हैं कि ये एक्स कंपोनेंट कितना होगा एंड वाई कंपोनेंट कितना होगा इसमें? सर एक्स एक्सिस वाला एफ कॉस थीटा होगा, वाई एक्सिस वाला एफ साइन थीटा होगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ कॉस थीटा और ये वैल्यू हो जाएगी एफ साइन थीटा। अब ये ब्लॉक अपने इस पोजीशन से स्लाइटली डिस्प्लेस्ड होके सपोज कर लीजिए किसी इस पॉइंट तक आ गया, ठीक। तो ये उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। ये डिस्प्लेसमेंट किस फोर्स के अलोंग है? कॉस कंपोनेंट के अलोंग या साइन कंपोनेंट के अलोंग? कॉस कंपोनेंट के अलाउंग। वर्क डन सिंपली कहते हैं व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट and it displaces along the direction of applied force, then it is called work done on that particular object. आई बात समझ? मतलब देयर शुड बी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड उसकी वजह से ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स अगर मूवमेंट करे तब मैं बोलूंगा कि वर्क डन है। अदरवाइज अगर उसमें मूवमेंट उस डायरेक्शन में ना हो तो उसकी वजह से वर्क डन डिफाइन नहीं होता। जैसे हम पूछूं कि एफ यस। साइन थीटा की वजह से इसमें कोई वर्क डन हो रहा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा सर। नहीं हो रहा क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसलिए वर्क डन होने की कंडीशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। आई बात समझ? यस सर। मैं यहाँ से वर्क डन डिफाइन करूंगा तो पैरेलल कंपोनेंट यहाँ पे कौन सा है? एफ कॉस थीटा। डिस्प्लेसमेंट कौन सा? डी। तो इसको मैं बोल सकता हूँ एफ डी कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी एंड दोनों का प्रोडक्ट कॉस थीटा है। आपने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा फोर्थ चैप्टर में। अगर किसी दो वेक्टर जिसका प्रोडक्ट कॉस थीटा आता है उस प्रोडक्ट को कौन सा प्रोडक्ट बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। गुड। सो इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ डॉट डी। तो इस तरह से या तो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर आपको वेक्टर के टर्म में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब देखिए इसमें थोड़ी सी चेंजेस और हो सकती हैं। सपोज कर लीजिए अगर आपके पास पोजीशन दे रखा हो उन पार्टिकल के लिए, मान लीजिए पार्टिकल इनिशियली किसी इस पॉइंट पे है, थोड़ी देर बाद ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस होके किसी इस पॉइंट पे चला गया, तो इन दोनों के बीच में नेट डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक होगा। सपोज फर्स्ट पार्टिकल यहाँ पे था, इसका पोजीशन आर आई मैंने मान लिया, फाइनली ये पार्टिकल यहाँ पे चला गया तो इस पोजीशन को मैंने आर एफ मान लिया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट किसी इस डायरेक्शन में तो इसको मैं डी मान लूँ। अगर मैं आपसे पूछूं इस डी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कीजिएगा विद कैलकुलेशन ऑफ आर आई और आर एफ, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? तीनों के बीच में रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। सर डी इक्वल टू आर एफ प्लस आर आई। आपने पढ़ा होगा रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर, पढ़ा होगा, ठीक है। यस। हम रिजल्टेंट ऐसे ऐसे डिफाइन करते हैं कि उस पॉइंट को काउंट कीजिए इस तीनों वेक्टर में जहां पे एक हेड एंड टेल का कॉम्बिनेशन होता हो। चेक कीजिए कौन सा पॉइंट हेड एंड टेल का कॉम्बिनेशन शो कर रहा है। सर ऊपर वाला। इस पॉइंट वाला। यस सर।
उसके जस्ट ऑपोजिट वाला आपका रिजल्टेंट कहलाएगा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट में किसको बोल सकता हूँ, आर एफ। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, आर आई प्लस डी। लेकिन मुझे कैलकुलेट करना था डी, सो डी शुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे आर आई प्लस में उससे जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। सो इट शुड बी आर एफ माइनस आर आई, बोल सकते हैं। यस सर। ठीक। अब इसमें एक चीज और ऐसे याद रखिएगा, अगर इस रिजल्टेंट को आप नहीं अप्लाई करना चाहते हैं तो एक और चीज अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर जो हेड टू हेड ज्वाइन करता हो किसी भी दो डिफरेंट वेक्टर को, तो उस डी जहां पे हेड टच कर रहा है वो फाइनल वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पे इनिशियल टच कर रहा है वो टेल टच कर रहा है वो इनिशियल वेक्टर की तरह बिहेव करता है। तो इस डी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो इन दोनों पोजीशन वेक्टर के डिफरेंस के इक्वल होता है। आई बस देखिए रिजल्ट भी, डी इज इक्वल टू आर एफ माइनस आर आई। आई बस समझिए। यस सर। तो आप दो तरह से चीजों को कैलकुलेट कर सकती हैं, या तो आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करिए, रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट, उसके लिए मैंने क्या कहा, चेक कीजिए वो पॉइंट जहां पे हेड एंड टेल का कॉम्बिनेशन हो, उसके जस्ट अपोजिट वाला वेक्टर रिजल्टेंट कहलाएगा। उसके हिसाब से आप जो भी अननोन की वैल्यू निकालना चाहती हैं वो निकाल सकती हैं, या नहीं तो एक वेक्टर जो हेड टू हेड ज्वाइन करता हो, तो जिस वेक्टर की वैल्यू, जैसे डी की वैल्यू निकालनी है, तो डी का हेड जिस पॉइंट को टच करेगा वो फाइनल वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, डी का टेल जहां से स्टार्ट होगा वो इनिशियल वेक्टर की तरह बिहेव करेगा, तब उस डी की वैल्यू उन दोनों वेक्टर के डिफरेंस के इक्वल होता है। दोनों बात समझ में आ गई। यस सर। तो इस तरह आप उस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हैं, फिर आपको फोर्स गिवन होगा, उसकी वैल्यू पुट करके आप वर्किंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे पास पोजीशन वेक्टर फाइंड करके पुट कर दीजिए एंड वर्क डन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इससे बेस कुछ आसान आसान से मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। इफ फोर्स इज इक्वल्स टू 2i 3j minus k displaces a block from 0 1 minus 1 to 1 0 1, find work done। इसको लिख लीजिए एंड इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सर -1 जूल। -1 जो लाया, पहले पोजीशन वेक्टर की वैल्यू कितनी कितनी आए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर अगर इसके बेस पे सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा जे कैप माइनस के कैप, और फाइनल वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आई कैप प्लस के कैप। ऐसा ही कुछ आया। यस दोनों का सर। डिफरेंस कैलकुलेट किए हुए हैं, तो आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। ऐसा ही है। एंड फिर वर्क डन के कैलकुलेट कैप करने। में मैंने मिस्टेक कर दी। अच्छा अच्छा। सर तो -3 जूल आ रहा है। तो आ जाएगा 2 -3 एंड -2, ये हो जाएगा -3 जूल। गुड। तो इस तरह से हम पोजीशन वेक्टर के बेस पे हम डिस्प्लेसमेंट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैलकुलेट करके वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपको एक आसान से क्वेश्चन बताता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक सपोर्ट है, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन पे
एक पेंडुलम प्लेस्ड है जो किसी इस पॉइंट पे था। अगर मैंने इसको स्लाइटली किसी एंगल पे इंक्लाइन कर दिया किसी इस पॉइंट पे, पहले ये ब्लॉक जिस पॉइंट पे था, एक फोर्स अप्लाइड है इस डायरेक्शन में F, सो दैट कि ये ब्लॉक मूवमेंट करने के बेस पे किसी इस पॉइंट पे चला गया। ठीक, ये स्ट्रिंग की लेंथ L है, ये एंगल थीटा है। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, फाइंड वर्क डन बाय फर्स्ट external force, that is F, and second against gravity. मानसी, क्वेश्चन समझ आया आपको? यस सर। ओके, ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आपके स्कूल में आपका पेपर हो गया या अभी बाकी है? हो गया सर। अच्छा, हो गया। कैसा हुआ पेपर? सर अच्छा नहीं हुआ क्यों? सर, बहुत गलतियां हो गई ओ, सब्जेक्टिव में। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन अभी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होना था पेपर। सर हमारे स्कूल में दोनों हुए थे, 40 मार्क्स का सब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का, 40 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 30 मार्क्स का सब्जेक्टिव। कौन सा स्कूल है आपका? सर समरविल स्कूल। अच्छा अच्छा, सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन? नहीं सर। देखिए, पहले देखिए, जो ब्लॉक या जो ये बॉब है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूवमेंट हुआ, तो उसकी वजह से क्या क्या डिस्प्लेसमेंट किस किस डायरेक्शन में हो सकता है। तो मैंने एक वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया, इस तरह बोल सकता हूँ। यस ये सर। यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक, यहाँ से अगर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, एक वर्टिकल लाइन इस तरह से, ये आपका डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस हो जाएगा, बोल सकते हैं। अब उस ट्रायंगल को देखिए, ये जो आपका ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एल हाइपोटेन्यूज है। तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एल टाइम्स कॉस थीटा लिख सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक। मान से लिख सकता हूँ। यस सर। इस टर्म की वैल्यू कितना लिख सकता हूँ, एल साइन थीटा लिख सकता हूँ। यस सर। अब देखिए, यहाँ से दो चीजें, अगर मैं पूछूं आपसे x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो x किसके इक्वल हो जाएगा? सर एल साइन थीटा के। गुड। और मैं y पूछूं, y किसके इक्वल हो जाएगा? देखिए, उसके लिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यहाँ से यहाँ तक कितना है आपके पास, l, एल और यहाँ से माइनस यहाँ तक कॉस थीटा। दोनों में से l कॉमन कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बोल सकता हूँ। यस मैंने सर। पीछे कहा था, वर्क डन जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। सपोज वर्क डन अलॉन्ग एक्स एक्सिस सॉल्व कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फोर्स कौन सा है और डिस्प्लेसमेंट कौन सा है? सर फोर्स एफ है, एफ हम्म, कॉस थीटा। नहीं नहीं, एफ है, सिर्फ ओनली एफ। ओके सर। और डिस्प्लेसमेंट एल साइन थीटा। गुड। तो ये हो जाएगा मेरे पास वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग वर्क डन के लिए फोर्स कितना हो जाएगा,
वाई एक्सिस ग्रेविटी 0. के अगेंस्ट, ग्रेविटी तो होगी ना वहां पे, Yes sir. तो उसके अगेंस्ट जा रहा हूँ तो फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg के इक्वल, Yes sir. एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, L1 minus cos theta. गुड, मेरे पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mgl 1 माइनस cos थीटा। समझ आया। Yes sir. तो इस तरह हम किसी भी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं, और जिस भी फोर्स के लिए आपको वर्क डन पूछे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट, No sir. इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर इसमें x और y क्या लिए हमने? डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट बॉब अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस, Okay sir. उसी के बेस पर डिफाइन करूंगा ना कि मेरे पास फोर्स उसके पैरेलल है या उसके डिफरेंट डायरेक्शन में है। Yes sir. या फिर Written sir. इसके बाद नेक्स्ट मेरे पास वर्क डन हम दो डिफरेंट फोर्स के डिफाइन कर सकते हैं, या तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, या तो मेरे पास फोर्स की वैल्यू वेरिएबल हो सकती है। अगर कांस्टेंट फोर्स हो सो वर्क डन सिंपली फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट अगर ग्राफ के बेस पे गिवन हो तो वो एरिया को डिफाइन कर सकता है, तो इसी टर्म को मैं बोल सकता हूँ एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का जो एरिया होगा वो ग्राफ समटाइम पॉजिटिव टर्म डिफाइन कर सकता है, समटाइम्स नेगेटिव टर्म डिफाइन कर सकता है। तो उस टर्म को कैलकुलेट करने के लिए, चूंकि वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है बट सेल्फ फोर्स पर डिपेंडेंट होता है, जैसे आपको दे रखा हो इस तरह, यहाँ से यहाँ तक कोई टर्म दे रखा हो, फिर यहाँ से यहाँ तक कुछ टर्म दे रखा हो इस तरह, आपसे पूछे नेट वर्क डन की वैल्यू कितनी होगी इस पूरे इंटायर पार्ट के लिए, तो आप पहले कैलकुलेट कीजिए वर्क डन इस पार्ट के लिए, ये आपका फोर्स और ये आपका डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर इस पार्ट के लिए कैलकुलेट कीजिए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम प्लस करके नहीं लिखते हैं, नेट वर्क डन दोनों के सम के इक्वल होता है। आई बात समझ। सर तो मतलब माइनस नहीं करते, उसको प्लस करते, डायरेक्शन कंसिडर नहीं कर रहे। क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी में दोनों का सम करते हैं। आई बात समझ। यस सर ठीक है। ठीक, अगर मेरे पास वेरिएबल फोर्स हो तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वेरिएबल फोर्स मतलब कोई फंक्शन होगा, एक्स डिपेंडेंट, टी डिपेंडेंट, किसी भी डिपेंडेंट फंक्शन होगा, तो उसके बेस पे वर्क डन सिंपली होता था मेरे पास फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उस वेरिएबल टर्म के बेस पे हम डी आर यूज करते हैं, और डी आर इन टर्न तीन तरह का हो सकता है, एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट एंड जेड कॉम्पोनेंट। फोर्स वो भी एक वेक्टर कंपोनेंट, उसके बेस पे तीन कंपोनेंट हो सकता है, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, एंड चूंकि दोनों में डॉट प्रोडक्ट है तो जब सॉल्व कीजिएगा सो वर्क डन की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट में किसके किसके इक्वल होता है, एक्स एक्स के साथ मल्टीप्लाइड होता है, वाई वाई के साथ मल्टीप्लाइड होता है, एंड जेड जेड के साथ मल्टीप्लाइड होता है, एंड इंटीग्रेट कर देते हैं, आपको टोटल अमाउंट ऑफ क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। आई बस समझ। सर इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको टोटल पाथ चाहिए, हम किसी स्मॉल पोर्शन के लिए सॉल्व किया है इसको, तो टोटल पाथ कैलकुलेट करने के लिए फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड कैसे चेंज कर रहा है, इसलिए हम सम अप करते हैं। ओके सर।
अब यहाँ पे जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे वो सिर्फ एक कंपोनेंट के बेस पे गिवन हो सकता है। जैसे आपको गिवन होगा कि अगर फोर्स इज इक्वल्स टू 2 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड वर्क डन फ्रॉम x is equals to 1 to x is equals to 3 मीटर। तो सिंपली आपको फोर्स दे रखा है x एक्सिस के अलॉन्ग, तो सिर्फ x कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 0। तो सिर्फ आप फर्स्ट वाला मेथड अप्लाई कीजिएगा, पुट कीजिएगा वैल्यू एंड सॉल्व कर लीजिएगा। आई बात समझ? यस सर। ओके, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। सर -18 जूल। सॉल्व कर लिया आपने? यस सर। पहला 2, इसका इंटीग्रेशन किया होगा आपने तो 2x, दूसरा x स्क्वायर बाई 2 एंड तीसरा सॉल्व किया होगा x क्यूब बाई 3। कुछ आया? यस सर। फर्स्ट में x की वैल्यू पुट किया 3 and 1, 3 minus 1 2। सेकंड में x की वैल्यू पुट किया 9 minus 1 8 by 2। सेकंड में x की वैल्यू पुट किया 27 minus 1 26 by 3। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 plus 4 minus 26 by 3। शायद आपका आंसर गलत है। यस सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। ओके, सर -1.5। ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8.6। 8 3 24 and 2 8 6 तो हो जाएगा 8 minus 8.67, ऐसा होगा, -0.67 आएगा। यस सर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट होता है मेरे पास इस वर्डन के बेस पे, अगर किसी गैसीय सिस्टम को किसी पिस्टन के अंदर अगर रख दिया जाए तो वहां पे अगर वर्डन कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वर्डन किसी गैस के लिए डिफाइन किया जाए तो उसके लिए हम देखते हैं। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक पिस्टन है इस तरह, वहां पे ये ओपन है, ठीक, कोई एक वेसल, इसमें पिस्टन अटैच, एंड उसके बेस पे उसमें वर्क डन हो रहा है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूवमेंट कराने के लिए। सपोज कर लीजिए इनिशियल पॉइंट आपका ये है एंड फाइनल पॉइंट आपका ये है, तो इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और इसको बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फाइनल। सो यहाँ से यहाँ तक नेट डिस्प्लेसमेंट dx मान लीजिए। इस पॉइंट पे गैस वो कुछ प्रेशर जनरेट करता होगा या उसके पास कुछ अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा, उसके ऊपर अप्लाई किया जाता होगा या उसकी वजह से इस पिस्टन के ऊपर अप्लाई किया जाता होगा टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। इस प्लेट का अपना कुछ एरिया होगा ए। सो मैं वर्क डन डिफाइन करूं तो वर्क डन इज इक्वल हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेशन
फोर्स को मैं लिख सकता हूँ प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट, एंड एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट को मैं वॉल्यूम बोल सकता हूँ। यस सर। ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, P टाइम्स dV इंटीग्रेशन इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो वर्क डन किसी गैसेस सिस्टम के लिए हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर फिजिक्स में टर्म डिफाइन करता है, अगर दो क्वांटिटी अगर आपस में प्रोडक्ट में है तो ग्राफिकल फॉर्म में वो एरिया को डिफाइन कर सकता है। तो इसी टर्म को आप ये भी बोल सकते हैं, एरिया अंडर प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ डिफाइंस यू नथिंग बट वर्क डन। आई बात समझ? यस सर। जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दे रखा हो इस तरह से, कोई गैस मूव कर रही है इस तरह से, उसकी लिमिट दे रखा है कहाँ से कहाँ तक, ये एक पॉइंट है एंड ये एक पॉइंट है। इसकी वैल्यू लीजिए 2 atm प्रेशर है, यहाँ पे 4 atm प्रेशर है, 1 सेंटीमीटर क्यूब एंड 4 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, कर्व ऐसा कुछ जा रहा है। अगर आपसे पूछे फाइंड वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, तो आप सिंपली एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर लीजिए। आए बात समझ? यस सर। ओके, इसको सॉल्व कीजिए, इसको नोट डाउन करके। सर 9 जूल। आपको कन्वर्जन पता है, 1 atm इज इक्वल टू होता है 10 to the power 5 पास्कल, एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू होता है 10 to the power -6 मीटर क्यूब। आप सॉल्व कीजिए। मानसी, सॉल्व हुआ? सर करें। सर 9 into 10 to the power -2। -2, एक बार फिर से चेक कीजिए। नहीं सर -1। इसलिए 0.9 जूल हो सकता है। आई बात समझ? यस सर। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। इसी तरह सेम अभी जेई में सितंबर में क्वेश्चन पूछा एक, उसने कहा कांस्टेंट फोर्स of 200 Newton is applied by a man to displace a block to
30 meter. But due to tiredness, after 15 meter, force decreases linearly to 100 Newton at last. Find net work done for the total. क्वेश्चन समझ आया? यस सर ग्राफ से कीजिए। सॉल्व करना है। आप जैसे आपको आसान लगता है वैसे सॉल्व कीजिए। वैसे मेरे ख्याल में हर क्वेश्चन को अगर आप ग्राफिकली एनालाइज कर लीजिएगा तो चीजें आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। चेक कीजिए सॉल्व करना। सर 2250 जूल। गुड, सही है। कैसे कैसे किया आपने? सर ग्राफ बना के किया, एक वाई एक्सिस पे फोर्स लिया और एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या कॉन्स्टेंटली है ग्राफ या चेंज कर रहा है ग्राफ किसी पॉइंट पे? सर 15 पे चेंज कर रहा है कैसे, और लीनियरली? लिनियरली डिक्रीज हो रहा है 100 तक। गुड, तो वहां पे एक ट्रेपीजियम की तरह फॉर्म होता होगा। यस सर। बहुत अच्छा, मतलब आपका ग्राफ कुछ ऐसा आया होगा, पहले स्ट्रेट आया होगा 15 तक, फिर उसके बाद लीनियरली टू दिस पॉइंट। तो ये आपका ट्रेपीजियम हो गया एंड ये आपका रेक्टेंगल हो गया, दोनों के एरिया को ऐड कर दिया। ठीक है, यस सर। ओके। तो इसी तरह से हम वर्क डन कैलकुलेट करना अलग अलग टर्म में हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है मेरे पास वर्क डन का चूंकि फॉर्मूला होता है एफ पी कॉस थीटा, तो इस टर्म को ऑन द बेस ऑफ थीटा हम तीन तरह से ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन, अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 डिग्री होगी या इज इक्वल टू 0 बट लेस देन 90 डिग्री, तब इस इंटायर कंडीशन में मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव। तब मैं बोल सकता हूँ कि वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जनरली जितने भी एक्सटर्नल फोर्स होते हैं, मस्कुलर फोर्स होते हैं, उन सारी चीज के लिए वर्क डन की वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव आती है। सेकेंड कंडीशन, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए? 90 डिग्री, जैसे जितने भी सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन होती है। ठीक, उन सारे कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वहां पे इंक्लिनेशन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में कितना होता है? 90 डिग्री, इसलिए cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। जैसे आपको पूछे कि अगर मेरे पास कोई पेंडुलम है, स्विंग कर रहा है, ठीक, तो उस बॉब के ऊपर टेंशन की वजह से कितना फोर्स या कितना वर्क डन होगा, तो आप क्या बोलेगा? अगर कोई बॉब स्विंग कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, उसकी वजह से बॉब के ऊपर कितना वर्क डन होगा, तो आप क्या बोलेगा? टेंशन का डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 90 0। वर्क डन 0 होगा।
जितने भी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव करते होंगे, चाहे इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस या जितने भी प्लैनेट अराउंड सोलर सिस्टम में अराउंड द सन, उन सब के लिए वर्क डन कितना होगा? 0 होगा। आई जीरो। बात समझ? तो इन यस सर। सारी कंडीशन जिसमें सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करता हो सर्कुलर मोशन में, इन सारे कंडीशन में वर्क डन की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। नेक्स्ट होता है अगर मेरे पास थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री हो बट लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री हो, इस कंडीशन में cos थीटा की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव। नेगेटिव। इसलिए मेरे पास वर्क डन की वैल्यू कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। जैसे ऑल रेजिस्टिव फोर्स, उन सब के लिए। आई बस समझ? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? सर रेजिस्टिव फोर्सेस और फ्रिक्शन के अलावा भी कुछ है? नहीं, यही दोनों चीजें होती हैं। विस्कस होता है, ड्रैग फोर्स होता है, फ्रिक्शन होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। ओके सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके। यहाँ तक आपको वर्क डन अलग अलग तरह से हमने इस तरह से कैलकुलेट करना सीख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास एनर्जी। ठीक है, इसको लिखना है, आगे बताओ। यस सर। नेक्स्ट इज एनर्जी। हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी पढ़ना है। वो एनर्जी जो किसी ऑब्जेक्ट में ड्यू टू इट्स मोशन, पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन उसकी वजह से अराइज होता हो, प्रोसेस होता हो, तो उस एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। अब इस मैकेनिकल एनर्जी में सबसे फर्स्ट चीज आती है काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट में ड्यू टू इट्स मोशन। तब मोशन है तो उसका मतलब उसके पास कुछ वेलोसिटी होगी एंड उसके बेस पे मोशन डिफाइंड होता होगा। तब उस वेलोसिटी की दो तरह की वैल्यू हो सकती है, या तो कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है या वेरिएबल वैल्यू हो सकती है। अगर मेरे पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो, अगर मेरे पास वेलोसिटी वेरिएबल हो, कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिंपल होता है हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन अगर वही वेलोसिटी वेरिएबल हो तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है एम वी डी इंटीग्रेशन। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब देखिए मेरे पास वेलोसिटी जो वेरिएबल टर्म है उसको सॉल्व कैसे कैसे कर सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो सकता है दो तरह से वेलोसिटी वेरिएबल, या तो वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट सर फंक्शन गिवन बट हो ये सकता है। एमवीटीवी कैसे है ये नहीं समझ आया। अच्छा वो भी बताऊं? ओके, हमने कोई ब्लॉक लिया इस तरह, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लीजिए। ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट कब चेंज कर सकता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई ना हो उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। तो हमने कुछ उस पर फोर्स अप्लाई किया F टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेट्स से dx। बोल सकते हैं यस सर। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट उसने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी v। तो हमने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कुछ वर्क डन किया एंड वही वर्क डन उसमें कुछ मोशन प्रोवाइड कर दिया जिसके बेस पे वो बॉडी मूवमेंट आ गई। तो मैं बोल सकता हूँ कि जितना हमने अप्लाइड वर्क डन किया है वो उसको काइनेटिक एनर्जी क्या कर देता है? इंड्यूस कर देता है। बोल सकता हूँ यस सर। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट। यही वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल, फोर्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपने पढ़ा होगा एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है। एक, अगर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो तो dv बाई dt करते हैं, और एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट फंक्शन हो तो उसका फॉर्मूला होता है v dv बाई dx। ये दोनों फॉर्मूला पढ़ा है आपने? यस सर। तो मैं यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंट के टर्म में पुट करना चाहूँ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू ये पुट कर सकता हूँ, राइट साइड वाली। यस सर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m एक्सेलरेशन की जगह पे v dv बाई dx इंटू dx। तो dx dx क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट, सो ये टर्म बच जाएगा। ओके सर। ठीक, तो इसीलिए मेरे पास वर्क डन फॉर वेरिएबल वेलोसिटी
काइनेटिक एनर्जी फॉर वेरिएबल वेलोसिटी हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसकी दो कंडीशन हो सकती है उस वेरिएबल टर्म के बेस पे। या तो फर्स्ट टर्म हो सकता है लेट्स से 5 टाइम्स रूट एक्स, ऐसा हो सकता है, या तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। मतलब पोजीशन डिपेंडेंट या टाइम डिपेंडेंट फंक्शन हो सकता है। आप इस इक्वेशन में देखिए, आपको दो पार्ट निकालना है, एक v निकालना है और एक dv निकालना है। दोनों चीज पता होना चाहिए। यस सर। तो मैं यहाँ से dv कैसे कैलकुलेट करूंगा? अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो dv आ जाएगा। देखिए, आपको वेलोसिटी यहाँ पे पोजीशन डिपेंडेंट है, टाइम डिपेंडेंट है, तो आप बोलिएगा पोजीशन डिपेंडेंट। सो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। 5 बीइंग कांस्टेंट, रूट x, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? सर x टू द पावर हाफ माइनस 1 और हाफ कांस्टेंट में आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी सॉल्व होने के बाद 1/2 रूट एक्स। ठीक है, यस सर। तो मैं यहाँ से dv की वैल्यू निकाल सकता हूँ। dv इज इक्वल टू 5/2 रूट एक्स टाइम्स dx, लिख सकता हूँ। यस सर। अब आपको dv की वैल्यू पता चल गई और v की वैल्यू पता चल गई। इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m टाइम्स v इज इक्वल टू 5 रूट एक्स, और dv which is equals to 5/2 root x times dx। बोल सकता है यस सर। रूट एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 5 से 25/2 टाइम्स m कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किस इसका? सिर्फ dx का। आपको गिवन होगा कहाँ से कहाँ तक सॉल्व करना है, वो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। आया समझ? यस सर आ गया। सिमिलरली अगर सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखिए वेलोसिटी किस डिपेंडेंट फंक्शन है, पोजीशन डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट। टाइम डिपेंडेंट। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट कैसे करूंगा? dv ओवर dt। गुड। सो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t क्यूब। 2t क्यूब नहीं आएगा, 2t आएगा सिर्फ, क्योंकि डिफरेंशिएशन में यस सर यस रिडक्शन सर। होता है। सो यहाँ से dv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हो जाएगी। 2t dt। यस सर। दोनों वैल्यूज आ गई, दोनों वैल्यूज को ऊपर वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू m v dv। सो v इज 2t एंड dv इज 2t dt। तो यहाँ से 2m कॉमन हो जाएगा, t क्यूब dt इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं कांस्टेंट वेलोसिटी के बेस पे आगे बताता हूँ रिलेशन। मैं आपको बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप पेपर खत्म हो चुका है, तो आपको सिर्फ अब कॉम्पिटेटिव पर्पस के लिए पढ़ना होना चाहिए। आई बस समझ? यस सर। अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, डेरिवेशन या कुछ भी चीज़ एक्सपैंड कर दूंगा। रिटर्न सर। गुड। अब देखिए इसके बाद, अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट थी तो इसके बेस पे मैंने काइनेटिक एनर्जी डिफाइन किया था। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर। इसी के बेस पे हम लीनियर मोमेंटम डिफाइन करते हैं, मास टाइम्स वेलोसिटी। सो यहाँ से वेलोसिटी निकाल के अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो आपका रिलेशन आता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ m। अब इस एक्सप्रेशन के बेस पे आपको अलग अलग टर्म पूछा जा सकता है, या तो समटाइम्स मास कांस्टेंट होगा, मोमेंटम कांस्टेंट हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो सकती है। तो इसके रिस्पेक्ट में बाकी दो टर्म के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है कि उनके बीच में क्या रिलेशन है। जैसे एक मोस्ट फेमस क्वेश्चन है कि अगर एक कार है और एक ट्रक है, बोथ हैविंग सेम मोमेंटम, तो किसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी? तो आप क्या बोलेगा? सर कार में।
क्यों? सर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है। गुड। तो इसीलिए अगर मेरे पास मोमेंटम कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ मास इट विल हैव मोर काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट होता है इसमें परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना। परसेंटेज चेंज हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं पूरे फिजिक्स में। ठीक, एक हो सकता है मेरे पास एरर मेथड के बेस पे। एरर मेथड हम तब अप्लाई करते हैं जब आपका परसेंटेज चेंज लेस देन 10% हो, लेस देन 10%। जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी बी स्क्वायर है एम है, तो आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालनी है, तो उसको लिख सकते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनटू 100 मींस परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू p पे पावर कितना है 2, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इट विल बी 2 टाइम्स p डेल्टा p इनटू 100। अगर मास भी चेंजेबल है, मास पे पावर कितना होगा 1 डेल्टा m बाई m इंटू 100। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज इन काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम या मास इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई बात समझ? मानसी, यहाँ तक कोई डाउट? यस सर, आ गई समझ। ओके। अब देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के पास लीनियर पावर है, मोमेंटम के पास स्क्वायर पावर है। इस तरह का रिलेशन फिजिक्स में और जगह भी आएगा आपको, जैसे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो वहां पे होता है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर ओवर ग्रेविटी टाइम्स लेंथ। यहाँ पे देखिए सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो टी स्क्वायर एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एग्जैक्टली सेम काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन। उसी तरह आप वेलोसिटी डिफाइन कीजिए, वेलोसिटी ऑफ गैस, तो वहां पे फॉर्मूला होता है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 बाई रो टाइम्स p, p इज प्रेशर। यहाँ पे देखिए स्क्वायर पावर, यहाँ पे लीनियर पावर। तो इन सारी जगह जहाँ पे एक पे लीनियर पावर हो दूसरे पे स्क्वायर पावर हो, उन सारी कंडीशंस पे आप अगर कैलकुलेट करना हो परसेंटेज चेंज तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो उसके लिए एक रूल होता है। पहला, if p is changed by x%, ठीक, तब परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा k अपॉन k इंटू 100 इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस और माइनस x डिवाइड बाई 100 होल स्क्वायर माइनस 1 मॉड इंटू 100। आई बस समझ? यस सर। ये चीज आई कैसे? तो हमने क्या किया, पहले इनिशियल वैल्यू निकाला, फाइनल वैल्यू निकाला इस x के परसेंटेज के बेस पे एंड फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, तब ये सॉल्व हो गया। मैं इसको एक्सपैंड करके बताऊं या डिराइव करके, या कोई बात समझ में आ गई? सर बता दीजिए एक बार। ओके, सपोज कर लीजिए आपके पास इनिशियल मोमेंटम उसकी वैल्यू p है एंड फाइनल मोमेंटम x% चूंकि चेंज कर गया, तो चेंज करने के बेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल प्लस या माइनस कितना परसेंट, x% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इंक्रीज करेगा तो उसका मतलब होगा प्लस, डिक्रीज करेगा तो उसका मतलब होगा माइनस, तो इसलिए प्लस माइनस मिल गया। दोनों में से p कॉमन कर लीजिए, सो इट विल बी 1 प्लस माइनस x बाई 100। अब देखिए ये आपको इनिशियल वैल्यू है, तो इसके बेस पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा p स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ m। ये फाइनल वैल्यू, तो उसके बेस पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला p फाइनल उसका स्क्वायर बाई 2 टाइम्स ऑफ m। फाइनल की वैल्यू इतनी है, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ m एंड ये पूरा टर्म हो जाएगा 1 प्लस माइनस x बाई 100 उस पे स्क्वायर, क्योंकि p पे स्क्वायर था। अब परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है सिंपली चेंज इन क्वांटिटी डिवाइड बाय इट्स इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये फॉर्मूला होता है। अब चेंज का मतलब ki फाइनल एंड k इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100।
सो अगर आपको परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो बोलिएगा के फाइनल, के इनिशियल इंटू 100। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, p²/2m कॉमन कर लिया न्यूमिनेटर से। के फाइनल में वैल्यू बच जाएगी 1 प्लस माइनस x/100 स्क्वायर। के इनिशियल में सारी चीजें कॉमन कर लिया p इनिशियल में, तो यहाँ पे बचेगा 1। ये जो डिफरेंस है कभी पॉजिटिव में भी हो सकती है, मतलब इस 1 के रिस्पेक्ट में बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, इसलिए मैंने कहा था मॉड ले लीजिए। यहाँ पे मॉड ले लीजिए, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू p²/2m एंड होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये पूरी वैल्यू एंड ये पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए आपका रिक्वायर्ड आंसर ना आ जाएगा। आया समझ? यस सर। ओके, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। रिटर्न सर। में अगर आपको कैलकुलेट करना हो काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज changed by y%, percentage change in linear momentum equals to 1 plus minus y/100 root under -1 mod into 100। कुछ ऐसा आएगा। डन सर। जिस इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकता है, if momentum is increased by 100%, find percentage change in kinetic energy। या हो सकता है if kinetic energy is decreased by 19%, find percentage in a change in linear momentum। सॉल्व कीजिएगा। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी यस सर, बीच में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गई थी। सॉल्व कर लिया आपने? सर कर रहे हैं।
सर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पूछिए। फर्स्ट वाले पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट में 101 प्लस 100 बाय 100 का होल स्क्वायर -1 मॉड में इनटू 100 किया है। सर तो आंसर थोड़ा 40301 आ रहा है। देखिए पहला आपने x की वैल्यू पुट किया होगा 100, ठीक है। यस सर। तो 100 बाई 100 कैंसिल आउट होकर कितना बचेगा? अच्छा सर मैंने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम भी अगर आपने लिया होगा तो 100 प्लस 100 200 आया होगा अपॉन 100। यस सर, और फिर स्क्वायर ले लिया तो सर 300% पहले वाले का। गुड। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दीजिए। सर -10%। माइनस में कैसे आया? मैंने कहा था मॉड लेने के लिए। जी यस सर 10%। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन परसेंटेज चेंज के फॉर्म को। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इफ काइनेटिक एनर्जी इज changed by 4%, keeping mass constant, find percentage change in linear momentum। तो यहाँ पे देखिए 4% लेस देन 10% है, मोर देन 10% है। मोर देन 10%। 4% मोर देन 10% कैसे हो गया? 4 10 से छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। तो लेस देन 10% है। तो मैं कौन सा मेथड अप्लाई करूंगा, अलजेब्राइक मेथड और एरर मेथड? सर एरर मेथड। गुड, अप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए। सर 2%। गुड। ओके, समटाइम्स आपको इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको डिस्प्लेसमेंट दे देता है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 4 minus 3t plus t square, find kinetic energy or work done in 2 seconds if mass of block is 4 kg। सो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा? सर MVDV से कर सकते हैं। MVDV, गुड, कर सकते हैं। सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
सर हो नहीं रहा। अच्छा देखिए, आपके पास x है तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया होगा, तो क्या आया होगा, वेलोसिटी dx बाई dt, तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 3 और इसकी वैल्यू 2t। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2t माइनस 3 लिख सकते हैं। फिर यहाँ से मैंने क्या कहा था, dv कैलकुलेट करने के लिए, तो dv बाई dt कैलकुलेट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2, तो dv इज इक्वल टू आ जाएगा 2dt। आपको dv पता है, v पता है, दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सर यहाँ तक तो आया था, वो इक्वेशन में पुट करने में प्रॉब्लम हो रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला m v which is 2t minus 3 dv which is 2 dt इंटीग्रेशन 4 being constant बाहर आ गया, पहला 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 4t dt, फिर ये से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 dt इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 0 to 2 सेकेंड 0 to 2 सेकेंड। आया समझ? यस सर, अब आ गया। सर -16। पहला हो जाएगा 2t स्क्वायर, t की वैल्यू पुट कर दीजिएगा 2, हो जाएगा 2 to the 4 to the 8, ये हो जाएगा t की वैल्यू 2, 6 to the 12, तो हो जाएगा -16 जूल। ऐसे ही है। यस सर। ओके, तो इसी तरह से हम इसी तरह की सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी में इतने सारे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। नेक्स्ट हो सकता है मेरे पास वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, कुछ पता है? मानसी, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, पता है? नो सर। अगर मैं पूछूं कि किसी ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्यों होगा, तो आप बता सकते हैं उसका रीजन क्या होना चाहिए? सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ये, और ये ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, ठीक, इस पोजीशन से मूवमेंट कर रहा है इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेट्स से इसकी वेलोसिटी v है। मैं बोलूंगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज करना है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज होना चाहिए। वेलोसिटी में चेंज किस बात पर डिपेंडेंट होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट में वेलोसिटी में चेंज या स्टेट में चेंज कब पॉसिबल होता है? सर जब उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज किस बात पर डिपेंड होती है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है? इनर्शिया स्टेट चेंज करने के लिए मुझे क्या करने की जरूरत पड़ती है? फोर्स लगाने की। फोर्स अप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। तो मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई ना करूं तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। यस अगर सर। मैंने कुछ फोर्स अप्लाई किया, ठीक, along its motion or opposite to its motion for a period of some displacement यहाँ से यहाँ तक,
तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या टर्म डिफाइन करता है? वर्क डन किया बेसिकली मैंने, आई बस समझ। Yes, sir. वही वर्क डन उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के काइनेटिक एनर्जी को या तो इंक्रीज करा सकता है अगर अलोंग इट्स मोशन हो, या तो डिक्रीज करा सकता है अगर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। आई बस समझ। Yes, sir. ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ उसके मोशन में चेंज आ सकता है, उसके पोजीशन में चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए मोशन में चेंज आने की वजह से मैं सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का चेंज बोल सकता हूँ। तो वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपली डिफाइन कर सकता है द गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू अप्लाइड वर्क डन। तो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं द गेन और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी is equal to applied work done। अब मेरे पास वर्क डन किसकी किसकी वजह से हो सकता है, ठीक। तब वर्क डन हम दो चीजों की वजह से डिफाइन कर सकते हैं। एक मेरे पास हो सकता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और एक हो सकता है मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से, या उसको आप डिसिपेटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। मतलब वो सारे फोर्सेस जो एनर्जी में लॉस का कॉज कराते हैं उनकी वजह से। तो वर्क डन हम सिंपली इन दो टर्म के बेस पर डिफाइन कर सकते हैं, जो उस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी में क्या कर सकता है, लॉस या गेन कॉज करा सकता है। तो एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करा सकता है, डिसिपेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स उसी काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज कॉज या लॉस कॉज करा सकता है। आई बात समझ। Yes, sir. सो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर सकती है या डिक्रीज कर सकती है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक, मैं आपको ये डिस्क्राइब करूंगा कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता क्या है, आगे बताऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन है, अगर कोई सरफेस है एक स्मूथ सरफेस, फिर यहाँ से रफनेस स्टार्ट हो गई किसी इस पॉइंट तक, एंड फिर वहां से स्मूथ सरफेस यहाँ से यहाँ तक। कोई ब्लॉक है इस पॉइंट पे हैविंग मास 2 kg मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड enters into a region जहाँ पे कुछ ऑपोजिशन कॉज कर रहा है, वहां पे ऑपोजिशन फोर्स 0.5 डिवाइड बाय x, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 मीटर टू 20 मीटर सपोज कर लीजिए। तो आपसे पूछता है कि ब्लॉक यहाँ पे आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। आई बस समझ। Yes, sir. तो मैं पहले क्या करूंगा, इस ब्लॉक के ऊपर उस फोर्स की वजह से क्या करता होगा, कुछ वर्क डन होता होगा, तब मैं वर्क डन कैलकुलेट कर सकता हूँ। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है? Force constant है. फोर्स की वैल्यू देखिए पहले यहाँ पे, Sir, vary कर रही है फिर throughout. वेरी कर रही है, वेरिएबल फोर्स होगा। सो वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 1 से 20 तक। इसको सॉल्व कीजिए तो पहले कितना आता है, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ से आप वर्क एनर्जी पावर लिख सकती हैं, नेट वर्क डन is equals to kinetic energy final minus kinetic energy initial. So change in kinetic energy is equals to applied work done, इसके इक्वल होता है। इसका आगे और फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म होगा, एग्जैक्टली यही फॉर्मूला नहीं होना चाहिए। जब पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ लीजिएगा तो ये फॉर्मूला थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इन जनरल कितना होना चाहिए,
सर यस मानसी, 1300 -1 आ रहा है किसका? सर, वर्क बीच डन। का। यस सर। फोर्स की वैल्यू है -0.5 इंटीग्रेशन 1/x dx। इसका इंटीग्रेट कितना आया? सर पूरे का नहीं कर रहे। मुझे सिर्फ जहां से जहां तक कैलकुलेट करना है वहीं तक डिफाइन करूंगा ना। बात के लिए तो मूवमेंट हो रही है, वहां पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। 1 मीटर से 20 मीटर तक फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो उसके लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स। ओके सर। तो आपने कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया, या फोर्स की वैल्यू आपने क्या पुट किया? सर यही की थी बट समझ नहीं आ रहा था क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं, देखिए उसने क्या कहा है, क्वेश्चन में ही कहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, पहले स्मूथ सरफेस पे मूव कर रहा है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज होगा? सर बट वो मूव तो कर रहा है, उसमें फोर्स तो लग रहा होगा। नहीं नहीं, मूवमेंट होने का मतलब फोर्स वहां पे अप्लाइड नहीं हो रहा है, मूवमेंट वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू इनर्शिया वो कॉन्स्टेंटली मूव करेगा। बोल सकते हैं। यस सर। यहाँ पे बीच वाले रीजन में चूंकि यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन है जो उसके मोशन को अपोज करेगा, तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा। आई बात समझ? हाँ सर। तो मैं सिर्फ 1 से 20 मीटर तक के लिए अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन कैलकुलेट करूंगा। अब समझ में आया? यस सर। अब ये बताइए 1/x का इंटीग्रेशन कितना हो सकता है? सर लॉग ऑफ एक्स। गुड, सो इट विल बी log of x। अपर लिमिट कितना है 20, लोअर लिमिट कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 20/1, तो ये आ जाएगा -0.5 ln20। ln20 की वैल्यू होती है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.52 है। समझ? हाँ सर। अब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बोल सकते हैं। यस सर। वर्क डन की वैल्यू -1.5 जूल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी इनिशियल हाफ mu²। बोल सकता हूँ। यस सर। ये 4 उससे जाके ऐड हो जाएगा, सो हो जाएगा 4 - 1.5 इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 2 इंटू v²। ऐसे बोल सकता हूँ। यस सर। 2 2 cancel out, 4 minus 1.5 is 2.5, so v is equals to root under 2.5, which is approx equals to 1.6 meter per second। समझ ओके आया? सर। यस सर। कोई डाउट पूछिए। नहीं सर, अब आगे समझ। पक्का? यस सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हमेशा जब कभी हम वर्क एनर्जी पावर अप्लाई, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते हैं, तो वहां पे चेक करते हैं वर्क डन किसकी वजह से होना चाहिए। तो हमेशा वर्क डन या तो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से होना चाहिए, या तो डिसिपेटिव फोर्स या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। सिर्फ इन दो ही फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है। बाकी सारी चीजें पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करती है, तो उसको हम अलग कंडीशन में अलग तरह से हम उसको सॉल्व करते हैं। लिख लिया आपने? यस सर। आई होप कि कुछ सब समझ आया होगा आपको आज। यस सर, आगे समझ। पक्का? कोई डाउट? नो सर। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट बताता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्यों अराइज होती है, एंड फिर वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम टोटल दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से कैसा हो सकता है वो डिफाइन करेंगे। ठीक है, इतना पढ़ के रख लिया, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।
ओके मानसी।